शाम के 7 बज रहे थे जब मेजर उस्मान के घर के टेलीफोन की घंटी बजी। उस्मान की जहनी कैफियत ये हो गई थी कि फ़ोन की घंटी बजती तो वो बड़ी तेज़ी से इस तवक्का पर रिसीवर उठाता कि लूसी का फ़ोन होगा, लेकिन हर बार कोई और बोल रहा होता। अब इसने रिसीवर उठाया तो मेजर इम्तियाज़ बोल रहा था। मेजर इम्तियाज़, उस्मान ने पूछा। हाँ मेजर उस्मान, मेजर इम्तियाज़ ने कहा। आप मुझे नहीं जानते, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अभी आ जाता हूँ। यू आर वेलकम डियर, मेजर उस्मान ने कहा। मेरे लिए कोई ख़ास खिदमत? हाजिर होकर बताऊंगा, मेजर इम्तियाज़ ने कहा। कोई ज़ाती काम नहीं। आ जाए, मेजर उस्मान ने कहा। मैं घर पर ही होऊंगा। क्या आप जानते हैं मैं कहाँ रहता हूँ? जानता हूँ मेजर उस्मान, मेजर इम्तियाज़ ने कहा। अभी हाजिर हुआ। उस्मान ने फ़ोन तो बंद कर दिया, लेकिन ये सोचने बैठ गया कि ये मेजर इम्तियाज़ कौन है और इसे मेरे घर के एड्रेस का कैसे पता चला। मेजर इम्तियाज़ ने जीप दूर ही रोक ली और उस्मान के घर तक पैदल गया। वो इंटेलिजेंस यानी ISI का मेजर था, सरकारी जीप पर आया था। इसने दरवाजे की घंटी बजाई तो उस्मान ने खुद आकर दरवाज़ा खोला और इसे ड्राइंग रूम में ले गया। चाय या ठंडा, मेजर उस्मान ने पूछा। बेतकल्फ़ी से बता दें, चाय बनवा ले, मेजर इम्तियाज़ ने कहा। मेजर उस्मान ने नौकर को आवाज़ देकर चाय के लिए कहा और इम्तियाज़ से पूछा कि वो किस तरह आया है। मेरा ताल्लुक़ मिलिट्री इंटेलिजेंस से है, मेजर इम्तियाज़ ने कहा। आपसे एक फ़ैमिली के मुताल्लिक़ कुछ पूछना है। कौन सी फैमिली, मेजर उस्मान ने कहा। आप वहाँ जाते रहते हैं, मेजर इम्तियाज़ ने कहा। MA खान की फैमिली है ये। मेजर इम्तियाज़, उस्मान ने यकलख संजीदा होकर पूछा। आपको मेजर समी और कैप्टन आसिफ ने तो नहीं भेजा? बी फ्रैंक प्लीज़, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप पर ना कोई इल्ज़ाम है और ना कोई शक, मेजर इम्तियाज़ ने कहा। मैं पूछना तो ये चाहता था कि मेजर समी और कैप्टन आसिफ के साथ आपकी दुश्मनी तो नहीं, लेकिन ये पूछने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये दोनों आपके बड़े गहरे दोस्त हैं। मैं चाहता हूँ आप मुझे भी इन्हीं जैसा दोस्त ही समझे। मिलिट्री इंटेलिजेंस की हैसियत और अहमियत को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं इस पूरी फैमिली को नहीं जानता, मेजर उस्मान ने कहा। इनकी एक लड़की के साथ मेरी फ्रेंडशिप है। इसके फादर MA खान और इसकी माँ को जानता हूँ। इम्तियाज़ भाई, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आप ये इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं? मेजर उस्मान, मेजर इम्तियाज़ ने यकलख संजीदा होकर कहा। ये कोई फैमिली नहीं है, ये मशकूक लोग हैं। मैं दरअसल आपके सवाल का जवाब इंटेलिजेंस की लाइन से हट कर दे रहा हूँ। मुझे ऐसे सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहिए। अगर ये फैमिली या इस कोठी में रहने वाले लोग मशकूक हैं तो इनके पास जाने वाला हर फर्द मशकूक समझा जाता है और ये शक आप पर भी किया जा सकता है, लेकिन आपके दोनों दोस्त मेरे भी दोस्त हैं, इसलिए मैं ये इन्वेस्टिगेशन गलत तरीके से कर रहा हूँ। मुझे पहले ही शक था कि इन्वेस्टिगेशन में मेरे ये दोनों दोस्त भी शामिल हैं, मेजर उस्मान ने कहा। ये दोनों इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मैं इस लड़की के साथ ताल्लुक़ तोड़ लूँ और अपने बीवी बच्चों की तरफ तवज्जो दूँ। मुझे आपके घरेलू मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, मेजर इम्तियाज़ ने कहा। हमने उन लोगों यानी MA खान के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी कर ली हैं। आपके मूड और अंदाज से मुझे शक होता है कि आप इन लोगों को अच्छा समझते हैं। इनके डिफेंस में बात करेंगे तो शक आप पर पुख्ता होगा, मेजर उस्मान। अपने आप में आए प्लीज़, मैं जो पूछता हूँ वो बताएं। आपको हमारे ऑफिस में बुलाया जा सकता है, लेकिन मैं आपके घर आ गया। क्या आपको मालूम है कि मेरे इन दोस्तों ने क्या किया है? मेजर उस्मान ने पूछा। उन्होंने इस लड़की को अगवा किया और ख़राब भी किया है। इस जुर्म में मेरी बीवी के 2 भाई भी शामिल हैं, मेजर उस्मान, मेजर इम्तियाज़ ने कहा। मुझे कुछ मालूम है या नहीं? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको मालूम है कि आपके ससुराल का एक नौकर कत्ल हो चुका है? हाँ, मेजर उस्मान ने जवाब दिया, मुझे मालूम है। क्या आपने ये भी सोचा है कि इस नौकर को कत्ल किसने किया है? मेजर इम्तियाज़ ने पूछा। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका, मेजर उस्मान ने जवाब दिया। हो सकता है मेरी बीवी के भाइयों ने इसे कत्ल कर दिया हो। नहीं मेजर उस्मान, मेजर इम्तियाज़ ने कहा। और गहराई में जाकर सोचो। क्या इस लड़की ने आपको बताया नहीं था कि वो फ़रार किस तरह हुई? उसने बताया था, मेजर उस्मान ने जवाब दिया। इस लड़की ने इस नौकर को 20,000 रुपये का लालच दिया था। तो क्या उसे 20,000 रुपया अदा कर दिया गया था? मेजर इम्तियाज़ ने पूछा। ये तो मैं नहीं बता सकता, मेजर उस्मान ने जवाब दिया। मैं बता सकता हूँ, मेजर इम्तियाज़ ने कहा। मेरे ख्याल के मुताबिक हुआ यूँ कि इन 20,000 रुपयों ने ही इनकी जान ली है। यहीं से इनके ख़िलाफ़ शक पुख्ता होता है कि ये आम सी किस्म के लोग नहीं। मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा आपको जानते हैं? नहीं, मेजर उस्मान ने जवाब दिया। आपको बहुत मोहतात होना चाहिए, मेजर उस्मान, मेजर इम्तियाज़ ने कहा।
आप आर्मी ऑफिसर हैं। इंडिया की इंटेलिजेंस की दिलचस्पी आर्मी ऑफिसर्स के साथ ही होती है। अगर आपका ताल्लुक़ इस लड़की के साथ है तो और ज़्यादा मोहतात हो जाएं। बाय द वे, ये लड़की कहाँ है? मुझे लड़की ने फ़ोन पर बताया था कि वो इस्लामाबाद और फिर कराची जा रही है। वहाँ का एड्रेस आपको मालूम है? नहीं, मेजर उस्मान ने कहा। पहली बात तो ये है कि ये मैं कैसे मान लूँ कि आपको लड़की का एड्रेस मालूम नहीं, मेजर इम्तियाज़ ने कहा। दूसरी बात ये कि आपको किस तरह यकीन है कि लड़की यहाँ नहीं है? मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मेजर उस्मान ने कहा और फिर उकता कर बोला, आप तो थानेदारों की तरह तफ्तीश कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़रूरत यह है मेजर उस्मान के पाक आर्मी के ऑफिसर की हैसियत से आप उन लोगों में और ज़्यादा उतर जाएं और ये देखने की कोशिश करें ये असल में क्या है। मेजर इम्तियाज़ ने कहा, ये लोग हमारे मुल्क के दुश्मन हैं। ये इंडिया का एक रिंग मालूम होता है। हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। उस लड़की को तलाश करने की कोशिश करें। अगर वो नौकर मारा न गया होता तो कम से कम मैं इसे कोई अहमियत न देता। फिर ये मालूम करने की कोशिश करें कि इस आदमी को किसने कत्ल किया है, मेजर उस्मान ने कहा। मैंने तो अपनी चीफ तक रिपोर्ट पहुंचा देनी है, मेजर इम्तियाज़ ने कहा। आगे उनकी मर्ज़ी है, वो क्या करते हैं। मेजर इम्तियाज़ उठ खड़ा हुआ और 2-4 रस्मी बातें कहकर चला गया। अगली शाम मेजर समी और कैप्टन आसिफ मेजर उस्मान के घर बैठे हुए थे। उन्हें उस्मान ने बुलाया था। उस्मान की ज़हनी हालत सही नहीं लगती थी, सही होनी भी नहीं चाहिए थी। एक तो लूसी उसके लिए अजीब सा मुअम्मा बन गई, दूसरा मेजर इम्तियाज़ ने इसके पाँव तले से ज़मीन निकाल दी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ये सब क्या है, मेजर उस्मान ने समी और आसिफ से ऐसे लहजे में कहा जैसे वो अभी रो पड़ेगा। कल ISI का मेजर इम्तियाज़ आया था। उसने तो मुझे मुश्तबा समझकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और तुम्हें ये शक है कि मेजर इम्तियाज़ को हम दोनों ने तुम्हारे पीछे डाला है, मेजर समी ने कहा। हाँ, मेजर उस्मान ने यूँ कहा जैसे इसके मुँह से बेख्तियार इकबाल जुर्म निकल गया हो। मेरा शक तो यही है और मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी परेशानी बजाय है, मेजर समी ने कहा। तुम्हें इससे ज़्यादा परेशान होना चाहिए। परेशानी ये नहीं कि लूसी तुम्हारे हाथ से निकल गई है, बल्कि असल वजह यह है कि तुम 2 नशों से टूटे हुए हो। एक तो लूसी तुम्हारे लिए नशा बन गई थी, इसके साथ वो तुम्हें धोखे से ख़ास किस्म के नशे वाली गोलियां चाय कॉफ़ी वगैरह में पिलाती रहती थी और इसके साथ इसकी वो अय्याराना बातें थीं जिससे वो तुम्हें मेजर से मेजर जनरल बना देती थी और तुम पर ऐसा तासुर तारी कर देती थी जैसे तुम शाही ख़ानदान के शहज़ादे हो और गलत घर और गलत माहौल में फंसे हुए हो। फिर इसने अपनी बातों से और बातें करने के अंदाज से और अपनी मखसूस एक्टिंग से तुम्हें यह तासुर भी दे रखा था कि हर हसीन औरत तुम पर मरती है और तुम इतने दिलकश और इतने कीमती हो जिसे जो भी औरत अपने हाथ में लेगी छोड़ना नहीं चाहेगी। यह एक ऐसा नशा है मेरे दोस्त जो हिरवन से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और जो जिस पर तारी हो जाता है उसे अपने चुंगल से आज़ाद नहीं होने देता। जब तक तुम इस तलिस्मे होशरुबा को अपने जहन से साफ़ नहीं कर देते तुम्हारी ये परेशानी रफ़ा नहीं हो सकती। सर, कैप्टन आसिफ बोला, आपको एडिक्शन हो गई है। पहले ये बताओ आसिफ, तुमने मुझे सर क्यों कहा है, मेजर उस्मान ने पूछा। हम अपनी प्राइवेट महफिल में बैठे हुए हैं, बाहर बेशक सर कहते रहा करो। उस्मान भाई, कैप्टन आसिफ ने संजीदा से लहजे में कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम हमें बेगाना समझने लगे हो। खुदा की कसम तुम्हें सर कहकर खुद मेरे दिल को तकलीफ़ हुई है। मैं कह रहा था कि तुम लूसी की दोस्ती के एडिक्ट हो गए हो। ये ख़तरनाक लड़की एक तो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है और दूसरा नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा है। तुम हमें इतनी अजीज़ हो जितना पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, मेजर उस्मान ने झिंझिलाकर कहा। क्या ये लड़की पाकिस्तान को उठाकर इंडिया ले जाएगी? नॉनसेंस, मेजर समी ने कहा। एक आर्मी ऑफिसर की ज़ुबान से ये अल्फाज सुनकर यूँ लगता है जैसे ये ऑफिसर नहीं बल्कि बहरूपिया है या पंजाबी फिल्मों का एक एक्टर है जिसे फिल्म की शूटिंग के लिए थोड़ी सी देर के लिए वर्दी पहना दी गई है। अपनी हालत पर गौर करो उस्मान। तुम जैसा इंटेलिजेंट आर्मी ऑफिसर कैसे बेमायनी बातें कर रहा है। कुछ दिनों बाद तुम्हारी ज़ुबान और ज़्यादा बाजारी बल्कि हीरा मंडी जैसी हो जाएगी। पाकिस्तान को उठाकर इंडिया नहीं ले जाया जा सकता, बल्कि ये होगा कि इंडियन आर्मी बड़े आराम से उठकर पाकिस्तान में आ बैठेगी। आई विल शूट दी बास्टर्स, मेजर उस्मान ने कहा। इंडियन आर्मी इतनी जुर्रत नहीं कर सकती। हम मौजूद हैं, जिंदा हैं और हम बेदार हैं। नहीं उस्मान, मेजर समी ने कहा, तुम मौजूद हो, जिंदा भी हो, लेकिन बेदार नहीं हो। लूसी की यही तो कामयाबी है, कैप्टन आसिफ बोला। इसने तुम्हें सुला दिया है और यकीन ये दिला रखा है कि तुम बेदार हो। तुम्हारी हालत इन पागलों जैसी है जो अपने आप को दानिशमंद और सारी दुनिया को पागल समझते हैं, या तुम्हारी हालत उस नशई जैसी है जो झूमता लड़खड़ाता चला जा रहा होता हो और समझता हो कि उसके होशो हवास कायम हैं और इनके करीब से गुजरने वाले लोग झूम और लड़खड़ा रहे हैं।
तुमने कहा है कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकती। मेजर समी ने कहा, जुर्रत इसलिए नहीं कर सकती कि तुम मौजूद और जिंदा हो। इंडियन आर्मी भी इस हकीकत को तस्लीम करती है कि वो पाकिस्तान में तुम जैसे आर्मी ऑफिसर और जवानों की मौजूदगी में पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकती। इसीलिए इंडिया ये हथियार इस्तेमाल कर रहा है और लूसी का शुमार इन्हीं हथियारों में होता है। जैसा आसिफ ने कहा है कि तुम मौजूद भी हो, जिंदा भी हो, मगर बेदार नहीं हो। एक कामयाबी तो लूसी ने ये हासिल कर ली है। इसका अगला कदम ये होगा कि वो तुमसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेगी और इसके बाद तुम्हें बाकायदा अपनी रिंग में शामिल कर लेगी। ऐसा कभी नहीं होगा, मेजर उस्मान ने कहा। तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब ये हो चुका होगा, मेजर समी ने कहा, और इस वक्त तुम अपनी इस पोजीशन को कबूल कर चुके होगे। तुम्हें उस रास्ते पर ले जाया जा रहा है। लेकिन लूसी का अगवा मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे मसला बन गया है, मेजर उस्मान ने कहा। और फिर इंटेलिजेंस के मेजर का मेरे पास आना। ठंडे दिल से सुनो, मेजर समी ने कहा। आज हम तुम्हें ये भी सुना देते हैं कि ये सब क्या था। इस लड़की को हमने अगवा किया था, और इसलिए अगवा नहीं किया था कि हम इसकी असमत दरी करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हमने इसकी असलियत मालूम करनी थी। हम दोनों वहाँ गए थे जहाँ इसे रखा गया था। तुम्हारे ससुराल का एक नौकर पहरे पर था। इस लड़की ने अपना आप जाहिर न होने दिया। मेजर इम्तियाज़ भी वहाँ गया था। इसने लड़की को अपनी नज़र से देखा था और इसकी राय ये है कि ये लड़की मशकूक है। अब गौर करो कि इस लड़की के हाथ में कितनी पावर है। वो ना सिर्फ फरार हुई बल्कि नौकर को भी उड़ा के ले गई और इसे कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी। ये एक सबूत है कि ये लड़की कितने मजबूत और ताकतवर रिंग से ताल्लुक़ रखती है। ये तो रिंग की मजबूती की बात है, कैप्टन आसिफ ने कहा। खुद लड़की की मजबूती देखो। उस्मान जैसे पुख्ताकार शख्स का इसने क्या हाल कर दिया है, और इसने हमें आपस में लड़ाने के लिए क्या बयान खड़ा है कि हमने इसे किसी और नीयत से अगवा किया था और हमने इसकी आबरूरेज़ी की है। एक बात बताओ, मेजर उस्मान ने कहा, क्या मेरे साले अमजद और अख्तर भी पाकिस्तान के इतने खैर ख्वाह हैं कि उन्होंने लड़की को इस नीयत से अगवा कराया है? ज़रा समझने की कोशिश करो उस्मान, मेजर समी ने कहा। यह इनकी बहन की अज़दवाजी ज़िंदगी का मसला भी है। मैं तुम्हें एक और बात बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों अपने नौकर की कत्ल पर बहुत भड़के हुए हैं। वो तो अपनी बहन को अपने घर ले जाने पर तुले हुए थे, लेकिन भाभी वीना की वफादारी देखो कि वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। उस्मान भाई, कैप्टन आसिफ ने कहा, एक वो औरत है जो तुम्हारे होशो हवास पर कब्जा करके तुम्हें और तुम्हारे मुल्क को तबाह बर्बाद करने के ढंग में खेल रही है, और एक ये औरत है जो न जाने तुम्हारा कैसा सलूक बर्दाश्त करके तुम्हें बचाने के जतन कर रही है। उस्मान की जहनी कैफियत अब ये हो गई थी कि वो कुछ समझने की हालत में आ गया था, लेकिन इसके जहन पर लूसी इस हद तक सवार थी कि अपने आप को समझाते समझाते जब लूसी इसके जहन में आती थी तो वैसे ही होता था जैसे छोटा सा बच्चा चलते चलते ठोकर खाकर गिर पड़ा हो। इसके ये दोनों दोस्त बहुत देर इसके पास बैठे रहे और मालूम यही होता था कि उन्होंने उस्मान पर अपना असर पैदा कर लिया है, लेकिन वो उठकर चले गए तो उस्मान फिर अपने ख्यालों में उलझने लगा। वो बहुत देर अकेला ही कमरे में बैठा रहा। इसे जैसे महसूस ही न हुआ कि इसके दोस्त जा चुके हैं और इसकी बीवी इसके पास खड़ी है। वीना ने इसके साथ बेतकल्फ़ी से बात करना छोड़ दिया था। वो अज़दवाजी बेतकल्फ़ी से बात करती थी तो उस्मान को गुस्सा आ जाता था। गुस्सा भी ऐसा जैसे उसे धुतकार रहा हो, लेकिन वीना जहर का घूंट पी जाती थी। अब इसने उस्मान को इस तरह खोया खोया सा बैठा देखा और इसके चेहरे पर इस्तराब और तज़ब्ज़ुब के गहरे आसार देखे तो इसके जी में आई कि इसे सीने से लगा ले और इसे कहे कि अपने दुख अपने गम मेरे सीने में डाल दे। लेकिन इसे याद आ गया कि इसने अगर ऐसी बेतकल्फ़ी का मुज़ाहरा किया तो उस्मान ना सिर्फ इसे कबूल नहीं करेगा बल्कि ऐसा धक्का देगा कि वो दरवाजे से बाहर जा पड़ेगी। इसने उस्मान के साथ कोई बात किए बगैर चाय के बर्तन समेटने शुरू कर दिए। उस्मान बेजारी की सी कैफियत में उठा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता ड्राइंग रूम से किसी दूसरे कमरे में चला गया। सगीर पर ब्रेन वॉशिंग का बड़ा ही खूबसूरत अमल जारी था। मुन्नी उसके साथ रहती थी। खाने में इसे नशावर चीज़ें खिलाई जाती और अब उसने ये कहना छोड़ दिया था कि वो इनके रास्ते पर नहीं आएगा। एक रात इसकी आंख खुली तो इसने घुटन सी महसूस की जो बढ़ते बढ़ते ये सूरत इख्तियार कर गई जैसे कोई इसका गला दबा रहा हो। वो उठ बैठा। इसे चक्कर सा आया और जिस्म में इसने नकाहत सी महसूस की और इसके साथ इस पर डिप्रेशन तारी होने लगा। वो कमरे से निकला और ज़ोर से आवाज़ दी, कोई है? सुरेश जो करीब ही किसी कमरे में सोया हुआ था दौड़ा आया और सगीर से पूछा, क्या बात है? मालूम नहीं क्या बात है, सगीर ने अपनी गर्दन को शहरक की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता दबाते हुए कहा। दम घुट रहा है, जी चाहता है यहाँ से भाग जाऊँ। जाने दो यार, सुरेश ने दोस्ताना बेतकल्फ़ी से कहा। तुम तो बच्चों की तरह डर रहे हो, कोई ऊट पटांग ख्वाब देखा होगा। कमरे में चलो, मैं तुम्हारी तबीयत ठीक करता हूँ। सगीर अपने कमरे में पलंग पर जा बैठा और सुरेश दूसरे कमरे में चला गया। वापस आया तो इसके हाथ में गिलास था जो इसने सगीर को दिया।
कोल्ड कॉफ़ी है, सुरेश ने कहा। पी लो, अभी तबीयत संभल जाएगी। सगीर ने कोल्ड कॉफ़ी पी ली। चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि इसके डिप्रेशन पर बशाशत गालिब आने लगी और वो अपने आप में बेहतर तब्दीली महसूस करने लगा। तुम तन्हाई महसूस कर रहे हो, सुरेश ने सगीर से कहा। मैं खुद तुम्हारे पास बैठता, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। हकीकत ये है कि जी चाहता है हर वक्त तुम्हारे पास ही बैठा रहूं। मालूम नहीं तुम में क्या जादू है कि मैं तो तुम्हारा मुरीद हो गया हूँ। तुम्हें तो पाकिस्तान का लीडर होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानियों ने तुम्हारी कदर नहीं की। सुरेश कुमार की ये बातें ब्रेन वॉशिंग के अमल का एक लाजमी हिस्सा थी। सगीर पर पहले नशा तारी किया गया, फिर सुरेश उसे बातों ही बातों में ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देता। नशे की कैफियत में सुरेश की ये बातें सगीर के जहन पर नक्श होती चली जाती और वो अपने आप को अवाम की सफ़ से बहुत बुलंद उठाकर हुक्मरानों की सफ़ में खड़ा कर देता। कुछ कसर अगर रह जाती तो वो मुन्नी पूरा कर देती। तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रही, सुरेश ने मुन्नी को इसके कमरे में जाकर जगा कर कहा। आज शाम तुमने इसे बहुत थोड़ी डोज दी है या दी ही नहीं? मैंने पूरी डोज दी थी, मुन्नी ने कहा। जवान आदमी है, हजम कर गया होगा। क्यों, क्या हुआ? वो तो कमरे से निकल आया था, सुरेश ने कहा। अगर वो आवाज़ न देता तो मेरी आँख न खुलती और वो बाहर निकल जाता। जाओ थोड़ी देर इसके पास बैठो, मैंने इसे डोज दे दी है, जल्दी सो जाएगा। और देखो अपने आप को बचा कर रखना, तुम जानती ही हो इसे तिश्ना रखो। क्या बात करते हो सुरेश, मुन्नी ने कहा। मैं उसकी दास्ता तो नहीं, तुम फिक्र न करो। मुन्नी सगीर के कमरे में चली गई और इसके पलंग पर बैठकर इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। थोड़ी देर में सगीर की आंख लग गई और मुन्नी उठकर चली गई। लूसी कराची पहुंच चुकी थी। शाम के बाद वो एक कोठी में बैठी हुई थी। 4-5 और आदमी भी थे। लूसी को यहाँ आए कुछ दिन गुजर गए थे। वो अपने आदमियों को बता चुकी थी कि इसके साथ लाहौर में क्या हुआ है और वो किस तरह यहाँ पहुँची है। कराची में इस रिंग का लीडर कोई और था। उसने ये फैसला किया था कि लूसी चूँकि दूसरी लाइन में महारत रखती है, इसीलिए इसे इसी लाइन पर रखा जाए। कराची और सिंध का मामला कुछ और है, लीडर ने कहा। यहाँ लड़कियों की ज़रूरत कम ही पड़ती है, यहाँ तो तखरीब कारी और खून खराबा करने वाले आदमियों की ज़रूरत है। उसी शाम इस कोठी में इस रिंग की एक अहम मीटिंग हो रही थी। तुम सब देख रहे हो कि कराची में मामला कुछ सर्द पड़ गया है, लीडर ने कहा। ठूठा जारी रहनी चाहिए। सिंध के अंदर तो मामला ठीक चल रहा है, सिंध को अपना ही समझो। हमने यहाँ मशरक़ी पाकिस्तान वाले हालात पैदा करने में मुकम्मल कामयाबी हासिल कर ली है। हमने ठूठा जारी रखी हुई है, एक आदमी बोला। परसों हमारे 2 लड़कों ने बिहारियों की कॉलोनी पर फायरिंग की थी और बाकी लड़कों ने वावेला बबा किया था कि ये अफ़गानियों ने गोलियां चलाई हैं। हाँ, लीडर ने कहा। वो रिपोर्ट मुझे मिल चुकी है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के सियासी हालात हमारे हक में होते जा रहे हैं। सियासी लीडरों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया है। इस जल्दी पर तेल डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के लीडरों को अपने मुल्क की सलामती का ज़रा भी ख्याल नहीं। ये हालात हमारी कामयाबी के ज़ामिन हैं। हम इन हालात से अच्छी तरह आगाह हैं। मीटिंग के शुरुआत में से एक और बोला। हमारे आदमी यहाँ की 2 सियासी पार्टियों में दाखिल हो चुके हैं और दोनों ने सिंधी मुसलमानों के बहरूप में बड़ी अच्छी पोजीशनें हासिल कर ली हैं। कराची में अमन कायम नहीं होने देंगे। आप मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला न दिया करे, को ज़िम्मेदार आदमी ने कहा। वहाँ आखिर में फ़ौज और एयरफोर्स से हमला कराना पड़ा था। सिंध बगैर हमले के हमारे पास आ जाएगा, हमला करने की ज़रूरत ही नहीं। वो तो साफ नज़र आ रहा है, रिंग लीडर ने कहा। यहाँ के लीडर खुद ही मशरक़ी पाकिस्तान वाले हालात पैदा करते चले जा रहे हैं।